ओके स्टूडेंट, तो कल के क्लास में हम लोग स्लोप देखना स्टार्ट किए थे, राइट? स्लोप ऑफ पी वर्सेज वी, और हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए स्लोप निकाले थे, करेक्ट है ना? तो टी कांस्टेंट, और जनरली अगर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो एन भी कांस्टेंट रहेगा, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन गैस। तब हम लोग का स्लोप क्या आया था? स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, ये मैं ऐसे गैसेस स्टेट में भी ये बात बता दिया था, माइनस पी बाई वी, करेक्ट है ना? अब अगर एडियाबेटिक प्रोसेस रहेगा तो एडियाबेटिक प्रोसेस का डेरिवेशन में करके दिखाया हूं कि होता है पी वी के पावर गामा इक्वल टू के कांस्टेंट, सही है ना? तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? के बाई वी के पावर गामा। और ये आपको अगर साउंड वेव सर पढ़ाएंगे तो यह आपको हेल्प करेगा। आइडिया साउंड वेव, स्पीड ऑफ साउंड निकालने के लिए पहले न्यूटन्स का अकॉर्डिंग 280 मीटर पर सेकंड था, बाद में आफ्टर करेक्शन लाप्लास ने करेक्शन किया तो उन्होंने एडियाबेटिक प्रोसेस माना तो हो गया 320 मीटर पर सेकंड। तो हम लोग का जो साउंड वेव का जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं स्पीड ऑफ साउंड निकालने के तो उसमें प्रोसेस को एडियाबेटिक मानते हैं, बट जनरली न्यूटन्स का कॉन्सेप्ट क्या था? आइसोथर्मल। तो ये आपको फार्मूला वहाँ पे भी काम में आएगा। इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डी पी बाई डी वी, इसी को स्लोप बोलेंगे। क्या होगा डिफ्रेंशिएशन? भाई आप इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, के भी के पावर गामा माइनस गामा, करेक्ट है ना? के को बाहर निकाल लें, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? भी माइनस गामा माइनस, देखिए तो सही है। डिफ्रेंशिएशन करने से प्लस वन होता है या माइनस होता है? यहां तक सही है? के बदले क्या इतना लिख दें? डिवाइड करके सब कुछ देखिए कितना आया। एम एडियाबेटिक इक्वल टू गामा पी बाई भी, क्या सही है स्टूडेंट? और एम आइसोथर्मल, दोनों में डिफरेंस क्या है लिखिए भाई। यहाँ तक हो गया? ठीक है, चलिए। और किसी पॉइंट पे, अब यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, इस पे आईआईटी 3 बार क्वेश्चन रिपीट किया है, 1-2 बार नहीं, अलग अलग तरीके से। सब लोग सुन पा रहे हैं जो भी ज्वाइन किए हुए हैं? मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट है, ध्यान सुनिएगा, और इस पॉइंट से 2 ऐसे ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया। तो दोनों ग्राफ में सर एक्सपेंशन हो रहा है, हाँ या ना? और आपसे कोई पूछेगा कि y इक्वल टू 1/x या y इक्वल टू 1/x², तो दोनों केस में तो ग्राफ मोर और लेस हाइपरबोलिक, राइट? तो जस्ट वही सिचुएशन है। तो
पी पॉइंट से हम लोग स्टार्ट किए। अब पी पॉइंट से दो ग्राफ दिखाया गया है, एक्सपेंशन का। एक ग्राफ ये दिखाया गया है, एक ग्राफ ये दिखाया गया है। और तब पूछा जाएगा कि इस ग्राफ और इस ग्राफ में कौन सा ग्राफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है और कौन सा ग्राफ एडियाबेटिक एक्सपेंशन को। ये बोला गया है इसमें से वन ऑफ देम इज एडियाबेटिक एक्सपेंशन एंड अदर वन इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। बिकॉज एडियाबेटिक, यहाँ देखिएगा एडियाबेटिक का ये है ना, तो ये भी ग्राफ मोर और लेस क्या रहेगा, हाइपरबोलिक जैसा। ये ग्राफ भी क्या रहेगा, P इक्वल टू के वाई भी, हाइपरबोलिक के जैसा। करेक्ट है। तो दोनों का ग्राफ का नेचर तो सेम रहेगा, दोनों का स्लोप ऑल द टाइम निगेटिव रहेगा एक्सेप्ट फ्यू आइसोलेटेड पॉइंट। तो वहाँ पे कौन सा एडियाबेटिक और कौन सा आइसोथर्मल का एक्सपेंशन है, गेस करके बताइए। इस ग्राफ का नाम मैं 1 देता हूँ, इस ग्राफ का नाम 2 देता हूँ। वन वाला वहाँ देखना है। अब समझाइए क्यों, ये सोच कर समझाइए कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए अगर मैं यहाँ पे 180 से 90 के बीच का बात कर रहा हूँ, tan थीटा इक्वल टू -4 है और tan थीटा इक्वल टू -6 है, तो थीटा और थीटा 2 में कौन सा एंगल बड़ा, कौन सा निगेटिव वैल्यू ज़्यादा है, ये निगेटिव वैल्यू बड़ा है, निगेटिव वैल्यू छोटा है, तो कौन सा एंगल बड़ा। क्या मैंने सही बोला, 0 से 90 से 180 के बीच में निगेटिव वैल्यू बड़ा तो एंगल छोटा, एंड वाइस वर्सा, हाँ या ना। तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन का ये समझ में आ गया है, आगे बढ़ूंगा। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जिस पॉइंट से, देखिए जिस पॉइंट से स्टार्ट किए उसी पॉइंट से दो अलग अलग रास्ता पकड़ लिए थे। तो इसका यहाँ देखिएगा, अगर इस पाथ का देखेंगे तो टेंजेंट ए रहेगा भाई, हाँ या ना। और इस पाथ का देखेंगे तो टेंजेंट ए रहे, ए दिखाई पड़ेगा। कौन सा एंगल बड़ा है, ये एंगल बड़ा है और ये एंगल छोटा है। और एम आइसोथर्मल -P/V है और एम एडियाबेटिक -γ/P/V है। तो किसका निगेटिव वैल्यू बड़ा, इसका निगेटिव वैल्यू बड़ा, तो निगेटिव वैल्यू बड़ा तो एंगल छोटा, बोलिए हाँ, करेक्ट है ना। तो किसका एंगल बड़ा, ये एंगल बड़ा है और ये एंगल छोटा है, इसका मतलब इसका निगेटिव वैल्यू बड़ा रहेगा, तो ये रहेगा एडियाबेटिक। इसका मतलब ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्या प्रूफ समझ में आ गया, एडियाबेटिक को। और ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, आइसोथर्मल को। करेक्ट है ना। ये बहुत पहले पूछा जा चुका है। इसका मतलब यहाँ से तब जो आप हाइपरबोलिक कुछ बोला था, क्या मतलब, आप मैथमेटिकल टूल वगैरह नहीं फॉलो किए हैं तो फिर याद बातें क्यों नहीं रहता है यार, बताइए तो भार्गव। मतलब मैं ग्राफ तो पढ़ाया होगा पक्का, और उसमें चिल्ला चिल्ला के 20 बार बोला होगा, और बहुत पहले का बात अभी खींच के यहाँ पे लाइएगा तो फिर कैसे एक ही बात हो, तो मैं बार बार पढ़ाते रहूँगा ना फिर आपको। बताइए, मैं यहाँ देखिए जी, मैथमेटिकल टूल में सब बात ग्राफ ड्रॉ हुआ है या नहीं हुआ है, हर डिफरेंट टाइप का ग्राफ ड्रॉ कर दिए हैं, तो उसको दोबारा तो नाम लेंगे ना जब पढ़ा चुके हैं। तो ये वेक्टर के बाद मैं मैथमेटिकल टूल ही पढ़ाया था, 8 क्लास तो मैं पढ़ाया हूँ, तो यहाँ वहाँ पे ही ड्रॉ कर दिए। अब बाद में यहाँ पे पूछिएगा, अब यहाँ पे इसको हाइपरबोला के इक्वेशन बोलते हैं, राइट। एक्स बड़ा होगा तो वैल्यू छोटा होगा, जिसका ग्राफ का नेचर स्लोप के साथ प्रूफ करके दिखाए थे कि ऐसा ग्राफ होता है। तो जो बात बहुत पहले, ये तो बॉयल्स लॉ में गैसेस स्टेट में भी ये बात लेकर आया हूँ। अब उस चीज़ को तो याद रखना पड़ेगा, एक ही बात तो जो एकदम एज यूजुअल चीज़ है उसको दोबारा कितना बार लेकर आएंगे, नहीं तो क्लास ही स्लो हो जाएगा। नहीं,
सबसे पहले ये माइंडसेट देखिए, जैसे जैसे ही मैं मैथमेटिकल टूल पढ़ाना स्टार्ट किया था तो बच्चे एनसीईआरटी लेकर आ गए थे, सर ये चैप्टर कहाँ पे है। जस्ट इमेजिन कि विदाउट मैथमेटिकल टूल आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री कहीं भी समझ में आएगा। तो सबसे पहले जो जिस चीज़ के कारण आपको प्रॉब्लम हो रहा है उसको सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त कीजिए, अच्छा कीजिए। हाँ, आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी वर्सेस पी का ग्राफ तो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं आपको, गैसेस स्टेट में बॉयल्स लॉ में पीवी वर्सेस पी का ग्राफ टी। पीवी क्या था, के था ना, ये भी पढ़ा चुका हूँ। अब पीवी को ना टी, के था बॉयल्स कांस्टेंट, हाँ या ना। ये ग्राफ नहीं पढ़ा चुके हैं। प्रोसेस या आइसोथर्मल, प्रोसेस अगर आइसोथर्मल कर दीजिएगा तब यहाँ पे अब एन के बारे में बताइए। पीवी तो समझ गया ना कि के रहेगा, प्रोसेस आइसोथर्मल है तो के हो गया पीवी कांस्टेंट। अब इसको एन वैरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अरे एन को तो फिक्स है तो के कांस्टेंट रहेगा, तो ग्राफ होगा, ग्राफ की नहीं होगा। लेकिन टी ग्राफ ऐसा रहेगा भाई, तो नहीं, ग्राफ तो एक फिक्स वैल्यू हो गया ना, इसमें क्या ग्राफ फिर ड्रॉ कीजिएगा, कांस्टेंट क्वांटिटी हो गया, तो टी भी तो फिक्स कर दिए, ऐसे रहेगा। यहाँ पे वैल्यू T1 रहेगा, तो T1 पे इसका वैल्यू क्या रहेगा, कुछ K1 रहेगा, हाँ या ना। T2 रहेगा तो कुछ वैल्यू K2 रहेगा, इस तरीके से। तो अब आइसोथर्मल है तो डिफरेंट टेम्परेचर फिक्स रहेगा, तो लेकिन T के साथ अगर वैरी करेंगे, एक्चुअली इसको ऐसे देखिए आप, K इक्वल टू टी वर्स, यहाँ देखिएगा। अब बोलिएगा सर टी को फिक्स कर दिया था, टी को फिक्स कर देते, ए टी पे एक के रहेगा, एक पॉइंट मिलेगा, हाँ या ना। T1 पे K1 एक पॉइंट, T2 पे तो K2 एक ये वाला पॉइंट रहेगा सिर्फ, करेक्ट। चलिए अब यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गया, इसको हटाया जाए। तो यहाँ से एक बात तो लिख सकते हैं कि अगर सेम पॉइंट से एक्सपेंशन हो रहा है तो एडियाबेटिक ग्राफ किसके ऊपर नीचे रहता है, आइसोथर्मल ग्राफ एडियाबेटिक के ऊपर रहता है, करेक्ट। इन केस ऑफ एक्सपेंशन फ्रॉम द कॉमन पॉइंट, लिखिए इन केस ऑफ एक्सपेंशन फ्रॉम कॉमन पॉइंट इन P वर्सेस V ग्राफ, then isothermal graph is above with respect to adiabatic graph. If expansion from common point, मतलब P और V यहाँ पे कॉमन था, ठीक है ना, और दो अलग अलग पाथ का एक्सपेंशन हो रहा है, एक एडियाबेटिक एक आइसोथर्मल, तो कौन सा ग्राफ किसके ऊपर रहेगा, तो आइसोथर्मल ग्राफ इज एबव विथ रेस्पेक्ट टू एडियाबेटिक ग्राफ। क्या मैंने सही बोला? अब देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, और आप कौन सा क्लास में बैठे हुए हैं अभी, फिजिक्स का ना। एक केमिस्ट्री में शेयर करते हैं, लेकिन एक्चुअल में थर्मोडायनेमिक्स कोई कंपाउंड नहीं था, वो आईडी बनाने में कोई मिस्टेक करके लिख दिए हैं, थर्मोडायनेमिक्स में फिजिक्स का पढ़ा रहा था, ठीक है। तो फिजिक्स क्लास में एक्सपेंशन का वर्क को पॉजिटिव लेते हैं और कंप्रेशन का वर्क को निगेटिव लेते हैं, राइट। वर्क डन बाय द सिस्टम को पॉजिटिव माना जाता है, करेक्ट है। तो दूसरा साल ऑब्जेक्टिव पूछा गया कि कॉमन पॉइंट से एक्सपेंशन करते हैं
ध्यान सुनिएगा, कॉमन पॉइंट से सुन तो लीजिए पहले भाई। कॉमन पॉइंट से एक्सपेंशन करते हैं फॉर द सेम वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। मतलब यहाँ पे मान लेते हैं वॉल्यूम V1 है और यहाँ पे V1 और यहाँ से V2, सेम एक्सपेंशन का, करेक्ट, और दो डिफरेंट पार्ट में, तो किस प्रोसेस में वर्क डन ज़्यादा होगा? तो यहाँ देखिए आइसोथर्मल का तो एरिया ये रहेगा ना, हाँ या ना, और एडियाबेटिक का एरिया भाई ये रहेगा, तो किसका वर्क डन ज़्यादा हुआ? प्रोवाइडेड एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम आर सेम। ऐसा नहीं कि इसको बढ़ा दीजिए ऐसे आगे तक, इसको यहीं छोड़ दीजिए और एडियाबेटिक को यहाँ पे, तो ये सब एरिया ऐड हो जाएगा। दैट्स व्हाई यहाँ कंडीशन क्या है? फॉर सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन फॉर बोथ एक्सपेंशन, राइट। तो क्या बोल सकते हैं? W आइसोथर्मल ग्रेटर देन W एडियाबेटिक। एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा, कंपेयर कर रहे हैं ना, और एक्सपेंशन में फिजिक्स में है तो वर्क क्या रहेगा? पॉजिटिव। प्रोवाइडेड कंडीशन क्या? सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। यहां तक बातें सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए। इन सब चीज़ों को दोबारा पढ़ाएंगे भाई, बहुत इस पे प्रॉब्लम करवाना पड़ेगा। और जो लोग सेकंड लेक्चर नहीं देखे हैं, मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिएगा, बहुत फ़ायदा हो जाएगा। सेकंड लेक्चर ध्यान से देखिएगा नीरव शर्मा, फ़ायदा हो जाएगा आपको। एटलीस्ट स्कूल के एग्जाम के लिए तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन बना के आ जाइएगा। और स्कूल में आपका फिजिक्स में पढ़ाया गया थर्मोडायनेमिक्स, तो सेकेंड लॉ तो नहीं पढ़ाया गया होगा फिजिक्स में। केमिस्ट्री में सेकेंड लॉ था, लेकिन फिजिक्स में तो सेकेंड लॉ शायद आप लोग को दिखा दिया गया है। तो क्या है जरा बताइए तो, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, तो उसके वहाँ से क्या नया चीज़ मिला? ठीक है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन नहीं, चलिए देखेंगे यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलिए स्टूडेंट, यहाँ से कॉमन पॉइंट से एक्सपेंशन किया गया है, सॉरी कंप्रेशन किया गया है P वर्सेस V में। कॉमन पॉइंट से क्या? कंप्रेशन बाय टू डिफरेंट प्रोसेस। तो कौन सा ग्राफ आइसोथर्मल कंप्रेशन का है, कौन सा ग्राफ एडियाबेटिक कंप्रेशन का है? तो फिर से सेम बात है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, तो ए स्लोप हम लोग निकालेंगे, तो ए स्लोप और ए स्लोप निकालेंगे। कौन सा एंगल बड़ा रहेगा? इसका एंगल क्या रहेगा? छोटा, और इसका एंगल क्या रहेगा? बड़ा। जिसका एंगल छोटा है वो कौन सा था? एडियाबेटिक था। जिसका एंगल छोटा था वो क्या था? एडियाबेटिक। ये एंगल छोटा है ना, तो इसको बोलते हैं एडियाबेटिक, करेक्ट। और ये क्या रहेगा? आइसोथर्मल। नहीं लगता सर उल्टा हो गया? सीधा रहा या जस्ट उल्टा हो गया? तो कंप्रेशन के केस में कौन सा ग्राफ ऊपर हो जाएगा, कौन सा ग्राफ नीचे हो जाएगा? एडियाबेटिक ऊपर हो जाएगा और आइसोथर्मल नीचे हो जाएगा। यहाँ तक आइए,
और इसको लैंग्वेज भी दे दीजिए। अब बताइए भाई, कंप्रेशन केस में फिजिक्स में है वर्क डन बाय द ऑन द सिस्टम होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, और वर्क डन ऑन द सिस्टम तो वर्क डन निगेटिव रहेगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन मुझे सिर्फ चाहिए। तो इस केस में किसका मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन ज़्यादा रहेगा? यस, एडियाबेटिक का एरिया अंडर कर्व ज़्यादा मिला ना मैग्नीट्यूड वाइज। मैग्नीट्यूड का बात कीजिए सिर्फ, राइट। इसका मतलब है डब्ल्यू एडियाबेटिक, अब यहाँ पे मॉडुलस लगा देंगे, करेक्ट, ग्रेटर देन डब्ल्यू आइसोथर्मल। बहुत क्लियर कट पढ़ना पड़ेगा, स्कूल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि हम जल्दी में कुछ पढ़ लेते हैं कुछ मार्क्स आ जाएगा, मतलब एकदम सब कुछ साफ सुथरा। आप सेकेंड लेक्चर देखे हैं? ठीक है, तो ये भी दे दूंगा, ये शाम 8 बजे तक मिल जाएगा आपको। चलिए, यहाँ तक हो गया। बाकी इक्वल टू, हाँ, उसका इंटीग्रेशन। तो मैं मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ यहाँ पे, तो बार में निगेटिव रहेगा ना, तो निगेटिव तो -20 और -10 सोचेंगे तो निगेटिव के अकॉर्डिंग आप सोचना स्टार्ट कीजिएगा, तो ये भले छोटा ये भले बड़ा, यू आर गेटिंग कन्फ्यूज्ड, किसका वर्क डन ज़्यादा किसका वर्क डन कम। निगेटिव साइन यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि वर्क डन सिस्टम पे हो रहा है, और -20 -10 जूल बोलेंगे तो कहाँ किस पे वर्क, इसका मतलब निगेटिव साइन क्या इंडिकेट किया, वर्क डन ऑन द सिस्टम। लेकिन आपको बोलेंगे कौन सा वैल्यू बड़ा है, तो आप तो अलजेब्रिकली सोचिएगा, वर्क डन एक अलजेब्रिक क्वांटिटी है, राइट, तो ये वैल्यू बड़ा नजर आएगा, -10 -20 में कौन ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में एरिया अंडर पी वर्सेज भी क्या इंडिकेट करता है, इसलिए मैं आपको कंफ्यूज हूँ, इसलिए मैंने बोला था मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन कीजिएगा, क्योंकि एरिया यहाँ पे एरिया तो पॉजिटिव रहेगा, बट एक्चुअल में यहाँ पे वर्क डन तो निगेटिव है ना कंप्रेशन में, इसलिए मैं ऑलवेज यहाँ पे वर्क डन का मैग्नीट्यूड का कंपेयर किया, ताकि आप इस तरीके से कंफ्यूज कि कौन सा एरिया बड़ा, एरिया बड़ा मैग्नीट्यूड वाइज, तो मैग्नीट्यूड एरिया का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, मतलब वो वर्क डन का मैग्नीट्यूड बताएगा। साइन तो हम लोग बाद में खुद से दे देंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए ऐसे लिख दिया, करेक्ट। इस पे इतना बात तो किए थे पिछले क्लास में कि मैं क्यों यहाँ पे सिर्फ एरिया का मैग्नीट्यूड निकालूंगा, करेक्ट, बाद में साइन खुद डिसाइड कर लेंगे। अब यहाँ देखिए, आपको नहीं लगता सर देखिए दिस वन इज मोर जनरलाइज, हाँ या ना, इसमें सब कुछ आ जाएगा, करेक्ट। कौन सा ग्राफ P वर्सेस V का, कौन सा ग्राफ आइसोथर्मल का, कौन सा ग्राफ एडियाबेटिक का रहेगा, ये ग्राफ आइसोथर्मल का, ये ग्राफ एडियाबेटिक का, और यहाँ पे हम लोग कॉमन पॉइंट पे हैं P और V, करेक्ट, P1 एंड V1 पे हैं। एक्सपेंशन करना रहेगा, ये अपने अकॉर्डिंग चलेगा, ऊपर रहेगा, एडियाबेटिक नीचे रहेगा। कंप्रेशन में ये ग्राफ क्या रहेगा, नीचे, ये ग्राफ क्या रहेगा, यही था ना नेचर, दैट्स वाई एक ही ग्राफ में दोनों आ जाएगा। तो देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन, एक साल एक्सपेंशन पूछा गया, एक साल कंप्रेशन, एक साल दोनों मिक्स करके, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट पे हैं, सेम प्रेशर एंड वॉल्यूम पे, और दो रास्ता लेना है, एक्सपेंशन में आइसोथर्मल ऊपर रहेगा, एडियाबेटिक नीचे, कंप्रेशन में यही तो ग्राफ है, ये नीचे हो जाएगा और ये ऊपर हो जाएगा। समझ में रहे आगे सबको, एवरीवन।
पी वर्सेस वी। यहां देखिएगा 3 ग्राफ ड्रॉ किया हूं फ्रॉम सेम प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गिवन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। बट 3 ग्राफ में वन ऑफ द ग्राफ है एंड ऑल आर एडियाबेटिक। ऑल आर व्हाट? सबका सब एडियाबेटिक के लिए। तो आपको तो दिमाग में आएगा कि सर एडियाबेटिक है तो फिर चेंज क्यों हो गया। यहाँ पे वन ऑफ द ग्राफ है मोनोएटॉमिक का, दूसरा ग्राफ है डाईएटॉमिक का, तीसरा ग्राफ है पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर का। बात समझे? ये 3 ग्राफ एडियाबेटिक का है बट 3 डिफरेंट गैस के लिए है। एक मोनोएटॉमिक के लिए, दूसरा डाईएटॉमिक के लिए और तीसरा पॉलीएटॉमिक के लिए। तो गामा मोनोएटॉमिक कितना था, गामा डाईएटॉमिक कितना था, और गामा पॉलीएटॉमिक कितना था भाई? 1.33। अब डिसाइड कीजिए ये तीनों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ किसका रहेगा। जिसका नेगेटिव वैल्यू बड़ा उसका एंगल छोटा, सबसे बड़ा नेगेटिव वैल्यू तो इसका बनेगा, ये रहेगा मोनोएटॉमिक का। एग्री? हाँ ना, कुछ बोलते रहिएगा भाई आप लोग। क्या समझे बात को? मैंने कैसे प्रूव किया? ये रहेगा डाईएटॉमिक का, ये रहेगा पॉलीएटॉमिक का। करेक्ट? तो एडियाबेटिक में इन 3 तरीके से तो ज़्यादा वैरी नहीं किया जाएगा। एक्सपेंशन के लिए ले रहा हूँ, इसके ऊपर एक और ले लें, सबके ऊपर आइसोथर्मल रहेगा। और आइसोथर्मल में एटोमिसिटी का कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि आइसोथर्मल में पीवी ये हो गया, पीवी इक्वल टू गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट एडियाबेटिक के लिए। गामा तो वैरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू एटोमिसिटी, बट पीवी इक्वल टू 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये किसके लिए? 1 किसके लिए? आइसोथर्मल के लिए। तो भाई ये सबसे ऊपर रहेगा। गामा इंक्रीज है तो ये ग्राफ नीचे दिखे नहीं, ये ग्राफ नीचे। ठीक है? तो एक साथ एक ही ग्राफ में तीनों कर दिए, लेकिन एक एक्सपेंशन के लिए कंप्रेसर में जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये सबसे ऊपर चला जाएगा, ये सबसे नीचे आ जाएगा। तब मुझे लगता है कि आपके स्कूल में इससे ज़्यादा स्लोप के बारे में पूछा जाएगा। इज इट क्लियर? हाइड्रोकार्बन का फिर से मैं शेयर कर दिया हूँ, प्लीज़ देखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है? ये ओनली 11 लेक्चर है बट उसमें सब कुछ कवर किया गया है। A to Z उसमें कवर किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट? देखिए बाद में बहुत एलाबोरेट फॉर्म में पढ़ाऊंगा, बट अभी के लिए लिख लीजिए इफिशियंसी ऑफ साइकिल। इफिशियंसी ऑफ साइकिल, टोटल मैकेनिकल वर्क डन by gas in the whole process मतलब साइकिल divided by heat absorbed by the gas। अब यहां देखिएगा, ये तो लिख लिए। एक्चुअली होता क्या है, जनरली जो साइकिल हम लोग को पढ़ना है, यहाँ देखिए इस सपोज कीजिए कि
3 पाथ का साइकिल है। एक मैंने रैंडम कोई ग्राफ ड्रॉ कर दिया, कितना पाथ का? 3 पाथ का साइकिल है। तो 3 पाथ का साइकिल रहेगा तो डेल्टा यू तो जीरो ही रहेगा स्टूडेंट। कंप्लीट साइकिल में डेल्टा यू क्या होता है? जीरो, क्योंकि स्टेट फंक्शन है, राइट। तो डेल्टा यू जीरो रहेगा और इसमें तो ऐसे मानिए कि कहीं से हीट एब्जॉर्ब हुआ। अब जब Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्लू, करेक्ट, तो Q इक्वल और कंप्लीट साइकिल में जीरो, तो कंप्लीट साइकिल के लिए Q इक्वल टू व्हाट? डब्लू, बट ए नेट Q रहता है। क्या रहता है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हीट एब्जॉर्ब बाय द Q। यहाँ पे नेट Q है या हीट एब्जॉर्ब? रिलीज वाला नहीं है। नेट Q में क्या रहेगा? नेट Q में एब्जॉर्ब और रिलीज दोनों का कंबाइंड। अगर 10 जूल एब्जॉर्ब किया, कोई सिस्टम बाहर से 10 जूल हीट लिया और 2 जूल रिलीज कर दिया, कोई एक इंजन आपने बनाया, राइट। आप एक बाइक का ही एग्जांपल ले लीजिए। तो बाइक के अंदर क्या हो रहा है? कंबसन प्रोसेस हो रहा है। मान लेते हैं कि बाइक के इंजन को मैंने 10 जूल हीट दिया कि कोई चीज़ जलाकर, क्यू दिया, क्यू क्या हुआ? इन किया, राइट। और यहाँ पे 2 जूल एक क्यू रिलीज कर दिया, करेक्ट। तो बाकी 8 जूल, तो 8 जूल का वो वर्क किया होगा, हाँ या ना। तो यहाँ जो Q इक्वल टू डब्लू है वो क्या है? एब्जॉर्ब है, रिलीज है या नेट है? नेट है। तो यहाँ पे मैंने इफिशियंसी ऑफ साइकिल का मतलब क्या बोला? टोटल मैकेनिकल वर्क डन बाय द गैस इन द होल प्रोसेस डिवाइड हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस, करेक्ट। इसलिए यहाँ पे जो होल कंप्लीट साइकिल अगर साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए इसको बढ़िया समझने के लिए इसको हटा रहा हूँ। तो अगर प्रोसेस साइक्लिक रहेगा तो ऑब्वियसली ये टर्म जीरो रहेगा, तो Q इक्वल टू डब्ल्यू मिल जाएगा। तो आपको तो लगेगा कि सर बोले हैं टोटल मैकेनिकल वर्क डन बाय द गैस इन द होल प्रोसेस डिवाइड बाय हीट एब्जॉर्ब, तो आपको तो लगेगा अच्छा Q इक्वल टू डब्ल्यू, तो Q बाय डब्ल्यू करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे A जो W था वो क्या था? A W और A अलग अलग है। यहाँ पे जो है वो नेट हीट है। नेट का मतलब एब्जॉर्ब प्लस रिलीज्ड, करेक्ट। इसका मतलब है कि अगर ये मेरा इंजन है और यहाँ से अगर Q1 इन किया और Q2 आउट हुआ, करेक्ट, तो Q1 माइनस Q2 कहाँ पे खर्च हुआ? वर्क डन में। वर्क डन क्या रहेगा? ये मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ, Q1 मैग्नीट्यूड है, Q2 मैग्नीट्यूड है। क्या है? Q2 मैग्नीट्यूड। बट ये जब हम लोग साइन के साथ पुट करेंगे नेट, Q नेट, तो क्या लिखिएगा? Q1, इसको पॉजिटिव साइन देंगे, ऐसा क्या देंगे? अगर 10 जूल इन किया और 8 जूल आउट हुआ, तो इसके लिए क्या 8 लिखेंगे या -8? -8। तो Q नेट रहेगा Q1 माइनस Q2, और यही तो रहेगा मेरा वर्क डन। ये क्या रहेगा? वर्क डन। दैट्स वाई यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1, हाँ या ना। Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1, यहाँ तक आइए। जहाँ पे Q1 क्या है? एब्जॉर्ब्ड। Q2 क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, रिलीज में ही नेगेटिव सेंस आ जाता है, और डिवाइडेड बाई Q1। मैंने जितना हीट दिया था उतना वर्क नहीं हुआ, इसका मतलब 100% इफिशियंसी नहीं है इंजन का, राइट। तो इफिशियंसी ऑफ इंजन, बोलिए बोलिए। यस, वर्क डन जो रहेगा वो Q नेट रहेगा, ना कि एब्जॉर्ब और रिलीज, ठीक है। तो इफिशियंसी ऑफ साइकिल क्या रहेगा? 1 माइनस Q2 बाई Q1, 1 माइनस Q2 बाई Q1, जहाँ पे Q1 क्या है? हीट एब्जॉर्ब, Q2 क्या है? हीट रिलीज, ठीक है।
और इसको ये हीट इंजन के लिए, किसके लिए? बाद में अगर मैं एक कार्नोट इंजन रहेगा, ध्यान सुनिएगा, कार्नोट साइकिल बाद में पूरा, अभी टाइम नहीं है और ना ही आपसे कोई डेरिवेशन कोई पूछेगा। तो कार्नोट साइकिल में Q2/Q1 T2/T1 के बराबर हो जाता है। कि कार्नोट साइकिल में Q2/Q1 का वैल्यू किसके बराबर होता है, मैं प्रूफ करूंगा प्रॉपर डिराइव करके, ठीक है? पूरा एक क्लास इफिशियंसी ही पढ़ाते रह जाऊंगा। तो कार्नोट साइकिल रहेगा, तो ओरिजिनल मेरा ये है, दिस इज द ओरिजिनल फार्मूला, करेक्ट? ये हर साइकिल चाहे कोई भी इंजन हो सबके लिए यही वैलिड रहेगा, करेक्ट? लेकिन उसमें एक स्पेशल टाइप का इंजन होता है जिसका नाम है कार्नोट इंजन। उसमें 1 - Q2/Q1 के बदले क्या लिखा रहता है? तो आप Q2/Q1 लिखिए या T2/T1, एक ही बात हो जाएगा। Q2/Q1 किसके बराबर हो जाता है? T2/T1। तो सर T2 क्या है? तो एक्चुअल में उसमें दो चीज रहता है। कार्नोट साइकिल में एक सोर्स रहता है। बहुत पहले के ज़माने में देखे थे, पहले जब ट्रेन इंडिया में चल रहा था तो कोयले का ट्रेन देखे, कोयला वाला ट्रेन जिसको अभी म्यूजियम में रखा रहता है, कोयला अच्छा शोले मूवी देखे होंगे तो देखे होंगे राइट? मैं तो चढ़ा भी हूँ। एक बहुत फेमस ट्रेन चलती थी बरवाड़ी करके एक जगह है, वहाँ से पटना तक में। तो उसमें वेपर वही था ना, यस, उसमें गर्म करते थे। तो एक्चुअल में वहाँ पे होता है क्या है कि एक सोर्स रहता है इंजन के लिए जिसका टेम्परेचर T1 है, एक सिंक रहता है जिसका टेम्परेचर T2 है। यहाँ से हीट इन करता था, है ना, यहाँ से हीट लेता था, और यहाँ पे सिंक, ये क्या है? सिंक, यहाँ पे हीट रिलीज करता था। और जो बाकी हीट बचा Q1 लिया और Q2 यहाँ पे रिलीज कर दिया। तो कितना रिलीज नहीं किया? Q1 - Q2 अपने पास रखा। वो कहाँ पे यूज हुआ? वर्क के लिए, मैकेनिकल वर्क के लिए। सोर्स से क्या लिया? हीट एब्जॉर्ब किया, सिंक में बचा हुआ हीट को रिलीज किया, और इन दोनों के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते थे। और बाकी यहाँ पे W क्या रहेगा? Q1 - Q2। तो दिस इज द रफ डायग्राम ऑफ कार्नोट इंजन। और वहाँ पे मैं बाद में प्रूफ कर दूंगा कि Q2/Q1 T2/T1 के बराबर होता है। T1 किसका? सोर्स का, और T1 किसका रहेगा? सिंक का। लिख लीजिए अभी के लिए। क्या बोले? सारा वर्क तो वहाँ पर था ना, Q1 जो है ना वो मतलब Q2 रिलीज हो गया, तो सारा वर्क नहीं कर सकते। सारा वर्क होने से तो बहुत बढ़िया था, बट किसी भी इंजन का एफिशिएंसी 100% नहीं होता है, ठीक है? सारा वर्क मेरे हाथ में थोड़े है। जहाँ पे लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो देखा गया कि कुछ ना कुछ हीट रिलीज हो जाता है, इसलिए। और सारा वर्क, अब उसमें आप आज के डेट में एक ही काम कर सकते हैं, जब इंजीनियर बन जाइएगा तो करके लाइएगा इंजन बनाकर, ठीक है? कि आप उसमें इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं। उस पर काम होता रहता है ना इफिशियंसी बढ़ाने के लिए, कि उसका इंजन का बॉडी को और भी आइस क्या कर दें, इंसुलेटेड बनाएं ताकि हीट बाहर नहीं जा पाए। लेकिन आप बाइक चलाते हैं तो देखो ना, हीट गर्म हो जाता, इंजन गर्म होता है। अब बचाइए उसको, हीट को रिलीज होने से। रिलीज होगा या नहीं होगा? प्रैक्टिकल बात कीजिए, इम्प्रैक्टिकल बात नहीं कि सारा आप सर वर्क कर देंगे, एकदम दिमाग में तूफान लाए, वो नहीं, ऐसा इंजन बनाएंगे। बट कुछ ना कुछ तो आएगा, हीट रिलीज होगा या नहीं होगा। अब उसको हम लोग क्या, जितना ज़्यादा बॉडी बनाइए तो उसके लिए बहुत सारा काम हो रहा है। क्या बोले? ये 1 माइनस क्यों किए? माइनस यहाँ से मैंने बस इसको डिवाइड कर दिया था स्टूडेंट, तो Q1/Q1 1 हो लिखें, माइनस Q2/Q1, इसलिए 1 हो गया। 1 माइनस किया नहीं, इसको डिवाइड करने के बाद किया। आप जब स्टेप लिखते हैं तो फॉलो नहीं करते मेरा स्टेप को, कि यहाँ से यहाँ कैसे आ गए, यहाँ से ही यहाँ तो आए हैं ना। तो मैं बोला कि इसको डिवाइड किया तो ये 1 मिलेगा, दिस 1 मिलेगा। फर्स्ट इसके बाद सेकेंड स्टेप जैसे लिखते हैं तो आप दिमाग दौड़ाइए कि यहाँ पे सर ने क्या किया होगा, करेक्ट, डिवाइड किया होगा। हो गया ना एवरीवन? हाँ बोलिए, संस्कार कुलकर्णी। मेरा एक बहुत सबसे सारे स्टूडेंट से काइंड रिक्वेस्ट है कि जितना इंटरेस्ट मेरा स्कूल के एग्जाम के क्लास में लेते हैं ना, उतना ही क्वेश्चन कीजिए रेगुलर क्लास में। उसमें मैं रेडी होकर आता हूँ कि कितना आप मुझसे इंटरेक्ट करते हैं। अब जहाँ पे मैं बच के निकलना चाह रहा हूँ कि आप कम टाइम में ज़्यादा बात कर लें, तो वहाँ पे क्या कीजिएगा, ये तो पूरा रेगुलर क्लास ही बन जाएगा। हाँ बोलिए, लेकिन फिर भी आपका क्वेश्चन क्या है?
और सारे लोग को इतना इंटरेक्ट करना पड़ेगा रेगुलर क्लास में, तो रेगुलर क्लास में क्लास बंक कर लेते हैं। क्या बोल रहे थे? ये जो निकलेगा इसको अलग जगह पे रखते हैं, ये अलग जगह पे रखते हैं और ये अलग जगह पे रखते हैं। सोर्स अलग जगह पे रहता है, सिंक अलग रहता है, ठीक है, करेक्ट है। ए ओरिजिनल है या ए ओरिजिनल है? ये वाला यहाँ ये सब हर टाइप के इंजन के लिए हो गया, या स्पेशल टाइप का नोट के लिए हो गया, ठीक है। क्यों आया यह भी नहीं पूछना है, बाद में डिस्कस करेंगे रेगुलर क्लास में। देखते नहीं कोई, यहाँ देखिए दिमाग दौड़ाइए भाई, कोई भी इंजन अगर चलेगा, कोई भी इंजन अगर फंक्शन करेगा, कुछ ना कुछ तो इस टाइप का फंक्शन हो रहा होगा। वैसा इंजन जिसमें फ्यूल डाल रहे हैं, तो जिसमें फ्यूल डाल रहे हैं तो उसमें तो इस टाइप का रहेगा। हाँ, इलेक्ट्रिक इंजन रहेगा तो उसमें क्या रहता है कि हम लोग उसको रोटेट करते हैं, इलेक्ट्रिक इंजन। बट फ्यूल जहाँ पे जला रहे हैं तो ऑब्वियसली आप हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। मोटरसाइकिल, कार हो गया, BMW हो गया, सब में फ्यूल जा रहा है ना भाई, कंबसन हो रहा है, जल रहा है, वहाँ से हीट मिल रहा होगा, उस हीट का ही तो कुछ यूज़ कर रहे होंगे पिस्टन को ऊपर और नीचे करने के लिए। उसमें पिस्टन ऊपर नीचे होता है, पता है कि नहीं? पिस्टन लगा रहता है भाई, अब पिस्टन ऊपर नीचे होते रहता है, करेक्ट। आप तो सर नज़र तो आता नहीं है, तो अंदर रहता है पिस्टन। कभी इंजन को खुलते हुए देखे हैं? मैं गांव में बहुत बार देखा हूँ। एक एग्रीकल्चर के लिए जो होता है फीटर, जो पंप सेट से पानी खींचता है खेत पटाने के लिए, धान वगैरह, जो डीजल से चलता है, राइट। तो ख़राब होता था तो वहाँ पे देखते थे कि हम लोग के अंकल लोग घर पे ही खोल देते थे, और उसमें देखते थे कि कहीं कभी कभी लीकेज होने लगता था। तो जब पिस्टन ऊपर नीचे करता है, जैसे सुनते हैं ना, ये 2 सिलेंडर गाड़ी है, धूम का बाइक, धूम 1 धूम 2 जो भी था मूवी, या ये ट्रैक्टर 2 सिलेंडर का है, 3 सिलेंडर का है, जितना ज़्यादा सिलेंडर का है उतना ज़्यादा पावरफुल, उतना उसमें ज़्यादा कंबसन प्रोसेस होता है। तो उसमें अंदर में एक सर्किट टाइप का बना रहता था, सॉरी चैनल बना रहता था, उसमें अगर रबड़ कट जाता था रिंग तो लीकेज होने लगता था, तो उसका एफिशिएंसी घट जाता था। तो खोल के देखते थे तो उसमें ऐसे बिल्कुल इस टाइप का ऐसा पिस्टन रहता था, आपने देखे होंगे। ये आकर यहाँ पे बैठता था और यहाँ पे नोजल लगा रहता था, और नोजल का काम क्या रहता था कि डीजल का एक ड्रॉप को कम से कम 1000 पार्टिकल में, एक ड्रॉप सोच रहा है डीजल का कितना छोटा, और उसको 1000 पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता था नोजल। तो यहाँ पे आते आते वो लिक्विड फॉर्म में रखे गैस फॉर्म में आता था। पता क्या हुआ? गैस। तब गैस फॉर्म में आकर वो कंबसन करता था, और कंबसन करेगा तो ऑल ऑफ सडन हीट प्रोड्यूस होगा, और वहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम के कारण फिर से नीचे जाएगा। तो इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता था। तो नीचे आया फिर ऊपर गया, तो ये पूरा कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है, राइट। तो इसमें इतना दिमाग लगाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, हम लोग प्रैक्टिकल बाद में कर लेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे इंस्पायर होकर सर इंजन ही बना देंगे अब। पिस्टन वहाँ पे कुछ और काम कर रहा है और अच्छा हाँ, पिस्टन पे रिलीज करता है। हाँ तो फिर इस पे सुनिए नीरव, इसको यहाँ पे रहने दीजिए, रेगुलर क्लास में जितना बात करना हो कर लीजिएगा। रेगुलर क्लास में मेरे ऊपर प्रेशर नहीं रहता, तो 4 क्लास ज़्यादा भी हो जाएगा कोई बात नहीं है, उसी के लिए आते हैं। अभी के लिए इसको यहाँ पे ही रखिए। जिनका मन में जितना क्वेश्चन है सब रेगुलर क्लास में करेंगे, ठीक है। अब थर्मोडायनामिक्स का मोटा मोटी हम लोग काम कर लिए, अब कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लें। चलिए, सम प्रॉब्लम ऑन थर्मोडायनामिक्स। सारा फार्मूला आप एक बार देख लीजिए।
फर्स्ट क्वेश्चन, ये तो समझ में आ गया, कंप्लीट साइकिल है। फाइंड टोटल वर्क डन। और यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा यहाँ देखिए कुछ नहीं दिया रहेगा तो यहाँ पे अगर सिर्फ दिया हुआ है फाइंड आउट टोटल वर्क डन। और सेकेंड क्वेश्चन था कन्वर्ट दिस ग्राफ इनटू V वर्सेस T और P वर्सेस T, तो वो तो चीज़ मैं सिखा चुका हूँ। इसी ग्राफ को P वर्सेस T और V वर्सेस T में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मैं हम लोग कहाँ सीखे थे, गैसेस सेट में। इसको दोबारा यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। टोटल वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन कंप्लीट साइकिल। और एक क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज में तो एक्सपेंशन का वर्क होता है भाई, एक्सपेंशन का वर्क ज़्यादा, कंप्रेशन का वर्क कम। तो क्या ये कितना है लेंथ, ये वैल्यू है V नोट ना, और ये कितना है, रेक्टेंगल का कितना एरिया रहता है, बेस लेंथ इंटू विड्थ, तो ये तो P नोट V नोट रहना चाहिए, है ना। यहाँ पे एक्सपेंशन का वर्क क्लॉक वाइज में ओवरऑल मुझे दोबारा प्रूफ करना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, या डायरेक्ट एरिया बता दें। तो एरिया का मैग्नीट्यूड में निकाल लिया। अब इसमें एक्सपेंशन है तो फिजिक्स के क्लास में एक्सपेंशन का मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, और फिजिक्स में वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव माना है। तो वर्क डन कितना हुआ भाई, P नोट V नोट। डेल्टा यू इसी क्वेश्चन में अगर आ जाएगा साइकिल कितना सर 0। अब यहाँ पे मुझे ये बताएं कि 4 A B C D करेक्ट है एवरीवन। इस 4 पाथ है, इस 4 पाथ में यहाँ देखिएगा कौन कौन सा पाथ में हीट एब्जॉर्ब हुआ है और कौन कौन सा पाथ में हीट रिलीज हुआ है। यहाँ देखिए कौन कौन सा पाथ में हीट एब्जॉर्ब, सिस्टम ने हीट, मेरा सिस्टम में है, किसी सिस्टम का साइक्लिक प्रोसेस है। मेरा क्वेश्चन है 4 पाथ है A B B C C D एंड D है। इन चारों पाथ में कौन कौन सा पाथ में हीट एब्जॉर्ब हुआ और कौन कौन सा पाथ में हीट रिलीज हुआ, करेक्ट। किसमें, यहाँ देखिए सबसे पहले इसको बताने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, ये बात बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिखना पड़ेगा, हाँ या ना। A से B तक के लिए मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिख दिया, QAV में डेल्टा यू साइकिल 0 बोला है, दो डेल्टा कंप्लीट साइकिल में डेल्टा यू 0 होता है, 2 पॉइंट के बीच का नहीं, राइट। ए बताएं स्टूडेंट, A से B तक सब लोग सुनिएगा, जो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे वो यहाँ पे ज़रा आंसर बताएं। QAB निगेटिव या पॉजिटिव, तो सर WAB तो पॉजिटिव है, बोलिए हाँ या ना। बोलते ही नहीं ना, मेन टाइम पे नहीं बोलेंगे। WAB पॉजिटिव और A से B तक P कांस्टेंट है, A से B तक क्या कांस्टेंट है भाई, P, बट वॉल्यूम बढ़ रहा है, हाउ इट इज पॉसिबल। तो PV इक्वल टू nRT लिख देंगे। जहां पे इंटरेस्ट लेना चाहिए प्रॉपर वहां पे ज़्यादा एफर्ट लगाइए। तो यहाँ पे P कांस्टेंट है तो नहीं लगता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, या आइसोबैरिक प्रोसेस है तो A से B तक वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा होगा, हाँ या ना। और टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा यू के लिए यही तो पढ़ाया था, याद है कल के क्लास में। तो डेल्टा टी पॉजिटिव ना भाई, तो ए भी पॉजिटिव, इसका मतलब है कि ए से बी तक हीट एब्जॉर्ब हुआ है, करेक्ट है ना।
ए से बी तक हीट क्या हुआ है, एब्जॉर्ब। कितना बढ़िया ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया तो आगे बढ़ूंगा। तो अगर इस टाइप का साइक्लिक प्रोसेस में कौन कौन सा पाथ में, अगर 4 पाथ का कंप्लीट साइकिल है, किस पाथ में, क्योंकि आपको तो ये बात इफिशियंसी के लिए निकालना पड़ेगा ना भाई। क्या निकालना पड़ेगा इफिशियंसी के लिए? तो आप एक तो शॉर्टकट ये ले सकते हैं, याद है आपको इफिशियंसी का ओरिजिनल फार्मूला ये था, टोटल मैकेनिकल वर्क डन डिवाइड बाय क्यू एब्जॉर्ब। तो एटलीस्ट क्यू एब्जॉर्ब तो टोटल जोड़ना पड़ेगा। डब्ल्यू तो निकाल के बैठ गया साइकिल का, पी नॉट वी नॉट, क्यू एब्जॉर्ब। और 4 पाथ का है, क्यू साइकिल तो जीरो होता नहीं है, पाथ पर डिपेंड करता है, राइट। चलिए बी से सी तक क्यू बी सी इक्वल टू व्हाट, डेल्टा यू बी सी अब प्लस डब्ल्यू बी सी। यहाँ देखिए डब्ल्यू बी सी तो जीरो ना, और बी से सी तक जा रहे हैं तो भी कांस्टेंट है बट प्रेशर कम हो रहा है। भी कांस्टेंट है बट प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो प्रेशर कम कब होगा भाई, पी भी इक्वल टू एन आर टी लिखते रहिएगा। क्या कांस्टेंट भाई, तो P डायरेक्टली इक्वल टू T। अब प्रेशर डिक्रीजेज तो टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज। इसका मतलब इस केस में डेल्टा एन टी बी सी के लिए डेल्टा एन टी क्या रहेगा, निगेटिव। तो क्या ये निगेटिव हो गया, तो क्यू बी सी पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव। तो यहाँ से हीट क्या होगा, रिलीज करेगा बी से सी तक, सही है ना। यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, यहाँ पे रिलीज होगा। तो यहाँ से आप क्या समझ रहे हैं, ओके सर मुझे फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स साथ में लिख के रखना पड़ेगा, करेक्ट। तब हम लोग कॉन्क्रीट बता पाएंगे कहाँ पे रिलीज हुआ। आपके स्कूल के एग्जाम में सिर्फ यही पूछ लिया जाएगा, वर्क, करेक्ट। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ इसी क्वेश्चन में कुछ अलग से डिस्कस कर लेता हूँ। अब बताइए सी से डी तक, सी से डी तक क्यू सी डी इक्वल टू व्हाट, डेल्टा यू अब प्लस डब्ल्यू। क्या होगा भाई, सी से डी तक वर्क डन निगेटिव और डेल्टा यू। गेस थोड़े करना है, क्यों नहीं लिखते हैं पी वी इक्वल टू एन आर टी, मैं टीचरों को लिखते रहता हूँ। ये तो निगेटिव है ना कंप्रेशन, और ये भी निगेटिव रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट हो गया लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी कम होगा। तो निगेटिव और निगेटिव बिकम्स निगेटिव, और निगेटिव का मतलब रिलीज, करेक्ट। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो सकते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, जहाँ पे जो मिलेगा, जो जैसा मिलेगा वैसा काम करेंगे, जैसा मिलेगा। इसमें मेरे हाथ में थोड़े है, मैं क्या कर रहा हूँ, कंक्लूजन दिए क्या हाँ ऑलवेज दोनों निगेटिव रहेगा दोनों पॉजिटिव रहेगा, जो रहेगा उस टाइम पे करेंगे, करेक्ट। डी से ए तक डी से ए तक बातों को समझिए कि कैसे मैं निकालता हूं। देखते हैं मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इक्वेशन का हेल्प ले रहा हूं, राइट। अब पी वी इक्वल टू एन आर टू ऑलवेज पकड़ के रखते हैं, बताए थे ना ब्रह्मास्त्र है, कितना बड़ा चीज़ है, राइट। और गैसेस से इसी दिन के लिए तो पढ़ाए थे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस। तो डेल्टा यू डब्ल्यू जीरो करते भाई, तो ये तो जीरो हो गया। और डेल्टा यू क्या रहेगा, तो डेल्टा यू का साइन डिसाइड करेगा डेल्टा टी, और डी से ए तक पी इंक्रीजेस टी ऑल्सो इंक्रीजेस। क्यों, क्योंकि भी कांस्टेंट इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बोल दिए सर भी कांस्टेंट हो गया तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो गया, तो प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर ऑल्सो बढ़ेगा, करेक्ट। इसका मतलब यहां पे एब्जॉर्ब करेगा। तो ये साइक्लिक प्रोसेस 4 पाथ का था, कितना पाथ का था, जिसमें 2 पाथ में हीट रिलीज हुआ है, 2 पाथ में हीट एब्जॉर्ब हुआ है, करेक्ट है। इसको हटाएं,
हाँ नहीं, तब तो आपको मैं अगर एक पॉजिटिव, जैसे इनका क्वेश्चन है कि सर ऐसा रहा था कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तब उस केस में न्यूमेरिकली हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। एक पॉजिटिव नेगेटिव में क्या रहेगा, प्रॉपर न्यूमेरिकल वैल्यू देखना पड़ेगा, उस केस में वहाँ पे वो काम करना पड़ेगा, राइट। पॉसिबल कि नहीं होगा, हो सकता है, कोई भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, हाइपोथेटिकल प्रोसेस, राइट। तो उस केस में हम लोग वैल्यू देख लेंगे। चलिए भाई, अब यहाँ बताइए, इस केस के लिए मान लेते हैं कि किसी एक पाथ का यहाँ का टेम्परेचर को अगर मैं TA बोल दिया, क्या बोल दिया, TA। अब बाकी क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, तो इफिशियंसी ऑफ साइकिल के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस Q2 क्या है, हीट रिलीज। मतलब हीट रिलीज मतलब कौन सा है, इसका जोड़ लेंगे, और Q1 क्या है, हीट एब्जॉर्ब। इसका मतलब है 1 माइनस QBC प्लस QCD डिवाइडेड बाई QAB प्लस Q, बट ये मैग्नीट्यूड है यहाँ पे, और निगेटिव साइन हम लोग पहले ही ले लिया था, राइट। ये क्या है, अब यहाँ पे साइन मत पुट कीजिएगा, ये मैग्नीट्यूड था ना, रिलीज, राइट। Q1 प्लस Q2 वर्क डन के बदले किए थे ना, Q नेट, Q1 प्लस माइनस Q2 कर दिए थे, तो ये Q2 का काम यहाँ पे कौन करेगा, दिस वन, और Q1 का काम यहाँ पे कौन करेगा, AB प्लस DA। तो नहीं तो इतना नहीं करना चाहते हैं तो एक काम कर लीजिए, नेट वर्क डन इन साइकिल आर डिवाइडेड व्हाट, Q एब्जॉर्ब्ड। ये भी कर सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू आपके हाथ में था, P0 और डिवाइड बाई QAB और प्लस QDA, ये वैल्यू और यहाँ से वैल्यू सेम ही आएगा, ठीक है, करेक्ट है ना एवरीवन। मैंने एक जस्ट आइडिया दिया। अब यहाँ पे टेम्परेचर, अगर इस पॉइंट का भी अगर मैं टेम्परेचर दे दूँ तो बाकी सारे पॉइंट का आपको टेम्परेचर मिल जाएगा। बोलिए क्यों, अगर ये TA रहेगा तो यहाँ से यहाँ तक का टेम्परेचर 2 TA हो जाएगा, करेक्ट है ना, हाँ या ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से। अब फिर यहाँ से यहाँ तक का टेम्परेचर नहीं मिल जाएगा, V और T मिलाकर या P और T मिलाकर, तो इस तरीके से हम लोग हर पॉइंट का टेम्परेचर निकाल लेंगे, करेक्ट। किसी एक पॉइंट का टेम्परेचर दिया तो बाकी सारे 4 पॉइंट का आप निकाल लीजिएगा, इसका, तो वो दिया रहेगा। क्या बोले, मैं बोला A लिखें इफिशियंसी के लिए या A इफिशियंसी के लिए लिखें, अलग बात या सेम बात, एक ही बात है ना भाई। इसको हटाएं, जस्ट मैंने एक डेमो दिया कि साइक्लिक प्रोसेस में ये भी पूछा जाएगा कौन कौन सा पाथ में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है और कौन कौन सा पाथ में हीट रिलीज हो रहा है, वो बात कहाँ से डिसाइड की, कैसे डिसाइड कीजिएगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इक्वेशन लिखेंगे, अब PV = nRT याद रखेंगे, और उसमें डेल्टा और W का साइन चाहिए होगा, करेक्ट। इसको हटाया जाए, चलिए एक और प्रॉब्लम। देखिए, T वर्सेज V कर्व ऑफ एक साइक्लिक प्रोसेस, T वर्सेज V कर्व ऑफ साइक्लिक प्रोसेस इज शोन इन फिगर, फुल स्टॉप। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आर n, number of moles of gas are n, find the total work done during whole cycle, find out total work done during whole cycle।
कौन सबसे फास्ट सॉल्व करके दिखाता है? ये पी यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, ये पी वर्सेस भी नहीं है कि एरिया निकाल के आंसर दे दीजिएगा। पी वर्सेस भी का एरिया के लिए मैं बोला था, राइट? ये क्या है? टी वर्सेस भी। तो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ देखिए, ये भी नहीं करना है कि टी वर्सेस भी है तो इसको पी वर्सेस भी में कन्वर्ट करेंगे फिर एरिया निकालेंगे, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डब्लू साइकिल के लिए डब्लू ऐसे लिख सकते हैं ना, डब्लू ए बी, डब्लू बी सी, डब्लू सी डी। ऑनलाइन का स्टूडेंट डब्लू लिख सकते हैं ऐसे, डब्लू ए बी क्या जीरो कर दें? अब हाँ ना कुछ बोलेंगे ही नहीं। क्यों जीरो? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। और डब्लू सी डी भी जीरो कर दें तो सर लाइफ तो बहुत आसान हो गया, इतना तो सोचा भी नहीं था। बी सी आइसोथर्मल, बी सी क्या है? और कल के क्लास में आपको आइसोथर्मल के लिए वर्क डन का फार्मूला डिराइव करके नहीं दिए हैं? क्या फार्मूला था बोलिए तो? 2.303 NR, ये था ना, NRT log V2/V1, सही है भाई? तो WBC के लिए क्या लिख दें? 2.303 N और T के बदले 2T0। बोलिए हाँ या ना भाई? log 2V0/V0, V0 आपस में कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? 2.303, एक 2 को बाहर ले लेते हैं, 2.303 NRT0 log 2। log 2 का वैल्यू अभी के लिए मैं बोल देता हूँ 0.301 होता है, ठीक है? एग्जाम में आपका दिया रहेगा। और WDA कितना होगा स्टूडेंट? तो सर WDA हो जाएगा, बोलिए 2.3, ये भी तो आइसोथर्मल ही है, 2.03 NR, टी के बदले 2T0 या T0। ये आइसोथर्मल है, ये आइसोथर्मल सेम आइसोथर्मल या अलग अलग आइसोथर्म है? ये 2T0 कॉन्स्ट पे है, राइट? ये T0 पे कांस्टेंट है। यहाँ पे टेम्परेचर 2T0 है, यहाँ से यहाँ तक थ्रू आउट द प्रोसेस, यहाँ से यहाँ तक क्या है? T0 है। लॉग क्या लिखें? V0/2V0, V0/2V0 नहीं, फाइनल वॉल्यूम बाई इनिशियल वॉल्यूम करते हैं ना। तो यहाँ से यहाँ है तो फाइनल वॉल्यूम कितना? V0। ए से डी जा रहे हैं या डी से आ रहे हैं, तो फाइनल वॉल्यूम क्या रहेगा? यहाँ का वॉल्यूम log 1/2 लिख सकते हैं, 2.303 NRT0 log 1 माइनस log 2 लिख सकते हैं एवरीवन। और log 1 बेस कुछ भी हो ऑलवेज जीरो होता है। log 1 का वैल्यू कितना? कहीं पे लिख लीजिए, व्हाट एवर द बेस, ए का वैल्यू कुछ भी हो, वैल्यू कितना रहेगा? जीरो। ये बॉक्स बना के लिख लीजिए, तो कितना हो जाएगा? -2.303 NRT0 log 2। ये टर्म तो जीरो हो गया। देखिए एक मिनट, ऑटोमेटिक आपको वर्क डन निगेटिव मिल गया, ऑटोमेटिक आपको वर्क डन निगेटिव मिल गया है। निगेटिव कैसे मिला? क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन का केस था, डी से तक कैसा केस था। अब फिजिक्स में कंप्रेशन का वर्क डन क्या रहता है? निगेटिव रहता है, तो फार्मूला ही आपको दे देगा सारा कुछ। तो नेट वर्क डन क्या हुआ? तो दिस अब प्लस दिस, तो ओवरऑल नेट वर्क डन क्या रहेगा एवरीवन? 0
नेट वर्क डन रहेगा भाई। इसे जोड़ेंगे, ये 2 टाइम ज़्यादा है ना, राइट। ये कॉमन लेगा तो 2 - 1 = 1, करेक्ट। यही रहेगा ना भाई आंसर। IC को आंसर में ऐसा लिखा रहेगा A0T0 ln2, सही है या गलत है? ln2 के बदले लिखते हैं 2.03 log 2, तो दिस और दिस के बदले ln2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, कहीं पे सिखाया होगा मैं, ठीक हो गया ना। हाँ, आर छूटा हुआ है, आर छूटा हुआ है स्टूडेंट, आर छूटा हुआ है, ठीक है, आर छूट गया था। बातें यहाँ तक समझ में आ गया सबको? कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? आपको फार्मूला जो साइन देगा वही लीजिएगा, फार्मूला ऑटोमेटिक आपको साइन दे देगा। जब फार्मूला यूज कर रहे हैं, एरिया नहीं, जब फार्मूला यूज कर रहे हैं तो साइन के लिए बेफिक्र रहें, वो खुद साइन बता देगा, ठीक है। क्योंकि फार्मूला में, फिजिक्स का फार्मूला मैं ये सोचकर ही बनाया था, PDV लेकर ही बनाया हूँ, ठीक है। फिजिक्स का फार्मूला में PDV लेकर चला हूँ सारा फार्मूला के लिए, राइट। और केमिस्ट्री के लिए -PDV शुरू से ही लेकर चलेंगे। उस एरिया के सिर्फ फार्मूला नहीं, सिर्फ अगर मान लेते हैं, यहाँ देखिए स्टूडेंट, हर प्रोसेस के लिए तो आपको नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि ऐसा P वर्सेस V का ये ग्राफ दे दिए, इसका फार्मूला आपके हाथ में नहीं है, मान लीजिए। क्या सारे प्रोसेस का फार्मूला आपके हाथ में है? सर है तो कल ही तो सिखाए थे। एक प्रोसेस लिए थे, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, जहाँ पे इंडेक्स का वैल्यू कुछ भी हो, बस इंडेक्स का वैल्यू 1 को छोड़कर, इसलिए हम लोग बर्डन सीखे थे पिछले क्लास में। मान लेकिन ऐसा भी है कि इस प्रोसेस का आपको प्रोसेस नहीं पता है, P वर्सेस V का स्ट्रेट लाइन हो गया, P वर्सेस V का क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन हो गया तो उस केस में ये आपको ज़्यादा हेल्प करेगा कि 1 से 2 पे जाएंगे तो एक्सपेंशन हो रहा है, हाँ या ना। और फिजिक्स के क्लास में तो एक्सपेंशन का वर्जन क्या रहेगा? पॉजिटिव। एरिया तो निकाल लेंगे, इसका क्या है, इसको रोम्बस बोलते हैं ना, ट्रेपेजियम, राइट। तो इसका तो एरिया निकाल लेंगे। अब इसका एरिया निकाल लिए तो एरिया का मैग्नीट्यूड आपको पता है, अब साइन देना है तो एक्सपेंशन में पॉजिटिव दे दीजिएगा, और ऐसे एरर रहता नेगेटिव दे देंगे, करेक्ट है ना। बट जब फार्मूला रेडीमेड आपको पता है तो फार्मूला ऑटोमेटिक आपको साइन वगैरह सब कुछ निकाल के देगा, करेक्ट है। तो टुमारो इज संडे, राइट। कल का फिजिक्स का क्लास में मैं स्कूल के एग्ज़ाम के लिए था, यहाँ से ही कल का प्योर सारा पूरा क्लास सिर्फ प्रॉब्लम करते रहूँगा, इज ओनली फॉर स्कूल एग्ज़ाम। कल रेगुलर क्लास नहीं होगा, कल पहला क्लास होगा केमिकल इक्विलिब्रियम फॉर स्कूल एग्ज़ाम, और दूसरा क्लास होगा थर्मोडायनेमिक्स फॉर व्हाट। अगला 10 दिन तक कोई रेगुलर क्लास नहीं है, ओनली फॉर स्कूल एग्ज़ाम, मिशन 11 पास। बस थोड़ा सा एफर्ट लगाइए ना भाई। हाइड्रोकार्बन का तो शेयर कर दिए, कितना बढ़िया से तो पढ़ाया हुआ है, 11 लेक्चर है, करेक्ट। कम से कम डेली अगर रेजोनेंस वगैरह, आपका एग्ज़ाम जब खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद सर मोटा मोटी 15 माह तक तो सबका मोटा एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट। 20 तक मान के चलिए, 2021। तो उसके बाद 2021 के बाद प्रॉपर एक नया रूटीन के साथ क्लास स्टार्ट होगा, वो क्लास 12th मानकर स्टार्ट होगा, ठीक है। क्लास यही रहेगा। केमिस्ट्री का मोटा मोटी 99% श्योर मानिए कि सेम रूटीन रहेगा, बट फिजिक्स का या कुछ और का थोड़ा बहुत इधर उधर रिसीड्यूल हो सकता है, तब स्टार्ट होगा तो उसमें। लेकिन क्लास 12th का प्योर सिलेबस मैं 20 अप्रैल के बाद स्टार्ट करूँगा, या मई से मोस्ट लाइकली, या 15 से 20 अप्रैल तक, देर नहीं करूँगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म मुझे नहीं पता है कि फर्स्ट टर्म इस बार कब से, तो मोटा मोटी नवंबर दिसंबर मान के चलिए, राइट। तो
इस केस में फिर फिजिक्स का 2 तरीके से स्टार्ट किया जाएगा। एक टॉपिक 11th का जो चलते रहेगा मेरा, एक टॉपिक 12th का। बट 12th का जो आपको फर्स्ट टाइम करेगा बहुत छोटा सिलेबस है, इसलिए डोंट वरी, आपका एग्ज़ाम से 1 महीना पहले तक मैं फिनिश कर दूंगा। फर्स्ट टाइम का, टोटल नहीं। किसका? सबसे बड़ा टेंशन रहता है ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक बहुत वास्ट है, उसमें नंबर ऑफ़ क्लासेज में आपको कॉपरेट करना पड़ेगा। उस रात में भी जो क्लास लगती थी, आपको स्कूल के एग्ज़ाम के लिए क्लास नहीं लगेगा 12th में, सारा क्लास रेगुलर रहेगा। टेस्ट क्यों नहीं होगा भाई? नहीं, ये जो पार्ट टेस्ट है ना, तो आप ही लोग तो मना कर दिए। कभी मना करते फिर बोलते हैं टेस्ट नहीं होगा। मैं तो टेस्ट पेपर आज बोलिएगा तो कल प्रिंट करके अभी प्रिंट दे देंगे। आप लोग ही ने मना किया ना कि 15 मार्च के बाद दीजिए। या आप लोग देना चाहते हैं कल टेस्ट? ओके, हाँ बोलिए।